आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड ईटीएफ की। और गोल्ड ईटीएफ की बात इसलिए क्योंकि जो गोल्ड ईटीएफ को लेकर ताज़ा आंकड़े आए हैं वो बेहद दिलचस्प आंकड़े हैं। और ताज़ा आंकड़े में गोल्ड ईटीएफ में निवेश करीब करीब 4 गुना बढ़ा है सितंबर के महीने में अगस्त के मुकाबले। ये ताज़ा आंकड़े हम आपको गोल्ड ईटीएफ का बता रहे हैं। आखिर गोल्ड ईटीएफ में इतना क्रेज़ क्यों है? क्या आगे भी गोल्ड ईटीएफ में निवेश बढ़ने वाला है? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हर्षवर्धन रुंगटा साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि आखिर गोल्ड ईटीएफ ने क्रेजी क्यों किया? तो भाई मृत्युंजय, ये एक हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब भी कोई चीज के भाव बढ़ते हैं, जब तेजी आती है, स्टॉक मार्केट का ले लीजिए या बार हम गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, जब मार्केट अपनी तेजी पकड़ के बुल रन के पीक पे होता है, तब हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स और मार्केट में आते हैं। तो ये एक एग्जैक्ट सिचुएशन आज ग्राउंड लेवल पे भी हम देख रहे हैं कि जैसे हमने गोल्ड की जो तेजी देखी है पिछले एक साल में, करीबन 50 से 55% की जो तेजी दिखाई है, सिल्वर ने करीबन 60% की दिखाई है। तो इन्वेस्टर्स को एक फोमो टाइप का हो रहा है कि भाई उन्होंने ये शायद जो तेजी है वो मिस कर दी है। तो जैसे मौका मिल रहा है वो गोल्ड ईटीएफ में या गोल्ड खरीद रहे हैं उस मुकाबले। सो आई थिंक ये प्योरली एक ऐसा सिनेरियो है जो हम वी नॉट न्यू टू दिस। जब मार्केट बढ़ता है हम देखते हैं स्टॉक मार्केट में भी इन्फ्लोज आते हैं। उसी तरह अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि पास्ट रिटर्न्स देखते हुए इन्वेस्टर्स गोल्ड में और सिल्वर में ज्यादा इन्वेस्ट करें। नहीं, वो बात तो ठीक है सर, ये तो एक नॉर्मल ट्रेंड होता है। लेकिन सवाल मेरा इसलिए आपसे ये था कि मैं जानना चाहता हूँ कि 1,20,000 के भाव पर, या मान लीजिए मार्केट लंबे समय से 1 लाख के ऊपर रहा है, इस भाव पर जो लोग गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पता नहीं मार्केट में कब करेक्शन आ जाए या बहुत तेज़ी आ गई है। इसका मतलब ये है कि जो ईटीएफ के इन्वेस्टर हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि गोल्ड में मंदी नहीं आने वाली है भी, और बड़ी तेज़ी आगे भी दिखेगी इसी रफ्तार से। तो वेल, अगर हम ग्राउंड लेवल पे आज कोई भी बुलियन ट्रेडर से बात करें, अगर हम जो ज्वेलरी बनाते हैं, जो गोल्ड में ट्रेड करते हैं, हम उनसे अगर एक सेंस लेने की कोशिश करें कि उन्हें क्या लगता है कि गोल्ड किस तरफ जाएगा या सिल्वर किस तरफ जाएगा, नेचुरली अभी की तारीख में हमें एक जो व्यू मिल रहा है वो ये है कि अभी भी गोल्ड में जिस तरह से डिमांड है, प्योरली डिमांड सप्लाई की इकोनॉमिक्स की बात करूं, अगर मैं ये भी छोड़ दूं, ये जो फंडामेंटल्स आप जो कमोडिटी शो पे बताएंगे कि गोल्ड में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, अगर मैं वो पहलू को हटा दूं और सिंपली हम डिमांड सप्लाई की बात करें, क्लियर है कि डिमांड बहुत ज्यादा है। और सारे जो कमोडिटीज मार्केट के जो पर्टिकुलरली ज्वेलरी और बुलियन ट्रेडर्स हैं, अगर हम उनसे बात करें, डिमांड सप्लाई की इक्वेशन बेसिस पे तो कह रहे हैं कि यहाँ से भी ऊपर जाने की उम्मीद है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोई भी चीज जो इतनी लार्ज, अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करें या लास्ट 2 मंथ्स की बात करें, जो इतनी तेजी से गोल्ड के भाव बढ़े हैं, अगर आप पूछेंगे किसी से भी, कोई भी क्या श्योरिटी या गारंटी के साथ कह सकता है गोल्ड यहाँ से भी ऊपर जाएगा? देखिए, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है जवाब देने का। लेकिन अगर फंडामेंटली अगर हम देख रहे हैं जस्ट प्योरली डिमांड सप्लाई की इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए, तो व्यू स्ट्रीट का तो ये मिलते आ रहा है कि अभी भी डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई धीरे धीरे, अभी हम कहीं सुनते आ रहे हैं कि कहीं जगहों पे सिल्वर की फिजिकल सप्लाई बहुत मुश्किल से मिल रही है, फिजिकल सप्लाई खत्म हो चुकी है। सो प्योरली डिमांड सप्लाई की इक्वेशन में लगता नहीं कि गोल्ड 1,20,000 से, या हो सकता है 1,10,000 का स्तर बना ले, लेकिन अ, एकदम क्रैश होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है, बेस्ड प्योरली ऑन डिमांड सप्लाई फीडबैक जो ग्राउंड लेवल पे बुलिंग ट्रेडर्स से मिला है। अच्छा, अब रुंगटा जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए मुझे गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाना है, कौन सा ईटीएफ लूँ सर अभी? सो वेल, ईटीएफ्स में आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको देखना होगा कि उनके कॉस्ट स्ट्रक्चर्स क्या है। कि आप अगर कोई भी ईटीएफ में पैसे लगा रहे हैं तो आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर्स क्या होने वाले हैं। बहुत सारे ईटीएफ्स आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस बहुत सारे ईटीएफ्स में है भी नहीं है। मान लीजिए आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट निपॉन में जा रहा है, निपॉन की आपने मल्टी कैप स्कीम या कोई ले रखी है, तो निपॉन का ही जब गोल्ड फंड आपके पास अवेलेबल है और जो उनके कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, जो ट्रैकिंग एरर्स हैं, जो भी उनकी एफिशिएंसीज हैं, अगर इतनी प्रॉब्लम नहीं लगती, हो सकता है कि वो थर्ड होल लिस्ट में, तो मेरा सुझाव होगा कि नया फोलियो खोलने की जगह पे आप निपॉन का गोल्ड फंड ले लें। आई थिंक दैट विल बी बेटर अप्रोच, रादर देन आप माइनर एकदम उसे थ्रेड बेयर में जाके देखें कि कौन आपको 1 बेसिस पॉइंट या 2 बेसिस पॉइंट कम चार्ज कर रहा है, तो मैं एक नया फोलियो उसके साथ खोलूं। तो मेरी सलाह ये रहेगी, बाय एंड लार्ज सारे जो ईटीएफ्स हैं मोर और लेस सिमिलर लाइंस पे होते हैं, थोड़ा 19-20 का फर्क होता है।
तो अगर आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कोई भी एक पर्टिकुलर फंड हाउस की इक्विटी स्कीम में है, अगर उसी उसी फंड हाउस ने आपको गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ का भी ऑप्शन दिया है, तो पहले आप उसे इवेल्युएट करें और देखें कि अगर ये बाय एंड लार्ज फिट होता है टॉप 4 और 5 ऑफरिंग्स में से, तब आप उसमें ही लगा दीजिए। नहीं है तो आपके पास ऑप्शंस ऑब्वियसली हैं। आपके पास निप्पॉन के ईटीएफ्स हैं, इडलविस बहुत अच्छा काम करता है ईटीएफ्स में, तो आप इनमें से चूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, अब एक सवाल आपसे और रुंगटा जी, कि एक एक रिटेल इन्वेस्टर को जो इस वक्त ये देख रहा है कि मार्केट में पैसा लगाऊं, म्यूचुअल फंड में लगाऊं, गोल्ड में लगाऊं, मान लीजिए उसका रेशियो क्या होना चाहिए? अगर मैं अभी उतरना चाहता हूं नए इन्वेस्टमेंट के तौर पे, जो चल रहा है वो छोड़ दीजिए सर, जो मैं नया इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो मुझे अभी क्या लेना चाहिए? गोल्ड ईटीएफ लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, या कोई स्टॉक चुनना चाहिए? तो वेल, स्टॉक्स पे पहले बात करते हैं कि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको खुद को बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए स्टॉक मार्केट की, स्टॉक पिकिंग एबिलिटीज पे, कब उसे आप कैसे ट्रैक करते हैं और कब उसे बेचना है। हम्म। आपने कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी में या 3 या 4 कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया, हम्म। पहले आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए जहां पे आप वो 6-7 कंपनी को सिलेक्ट कर सकें। मार्केट में हम्म। 6,000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड हैं। हम्म। उनको रिसर्च करके ये पहले तो इंडस्ट्री सेक्टर और फिर उसमें कोई प्लेयर को चूज करना, और फिर वो स्टॉक्स खरीदना, फिर उसे रेगुलरली ट्रैक करना, और उसे एक बेचने का सही मौका ढूंढ के एक टाइम करके उसे निकल भी जाना। अगर आप ये सारी चीज करते हैं, तभी आप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे। अगर ये सारी चीज आपको नहीं करनी है, लेकिन आपको ये यकीन है कि इंडियन इकोनॉमी अच्छा करेगी, तो आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ आएंगे, क्योंकि ये स्टॉक सिलेक्शन का जो काम है वो आपके लिए प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स कर रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि आप अपना म्यूचुअल फंड इक्विटीज में म्यूचुअल फंड में डालें कि गोल्ड में डालें। वेल, आज की तारीख में अगर इक्विटीज इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है और गोल्ड आपको पास्ट में 50 से 60% रिटर्न दे चुका है लास्ट 1 ईयर में, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप अपना एसेट एलोकेशन प्लान को चेंज कर दें। उसका ये मतलब नहीं कहता कि आप इक्विटीज में से अपना पैसा निकाल दें और सारा पैसा गोल्ड की तरफ या गोल्ड ईटीएफ की तरफ आप रीडायरेक्ट कर दें। आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का फंडामेंटल ये है कि आपको अपने एसेट एलोकेशन प्लान से डिविएट नहीं होना है, हाँ। सिर्फ रीसेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए। अच्छा ठीक है। अब एक सर, एक बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोल्ड बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया है और बहुत जल्दी इतनी बड़ी तेज़ी आ गई है, इस भाव पर गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाना ठीक है, या थोड़ा वेट करें, अगर एक बार मार्केट करेक्ट हो, गिर जाए थोड़ा, तब लगाना चाहिए? मतलब इस भाव पर अगर कोई लगाना चाह रहा है, खरीदना चाह रहा है गोल्ड ईटीएफ, तो खरीदना चाहिए क्या? तो मिथुन जी, दो चीज के हिसाब से सर जवाब दूंगा। पहले मान लीजिए आपने अपने ओरिजिनल एसेट एलोकेशन प्लान में गोल्ड का एलोकेशन 10% का रखा था। ठीक। अगर आप 1 साल के पहले का जो एलोकेशन और आज की तारीख का एलोकेशन देखेंगे, तो गोल्ड का जो एलोकेशन परसेंटेज है, हम्म। वो हो सकता है आपका 12 या 15% हो गया होगा, हम्म। क्योंकि इक्विटी ने रिटर्न नहीं दिया है और गोल्ड ने करीबन 50% रिटर्न दिया। हम्म। तो ओवरऑल आपके एसेट एलोकेशन प्लान में अगर हम देखेंगे, गोल्ड का जो एलोकेशन है वो बढ़ गया होगा, प्योरली बिकॉज ऑफ मार्क टू मार्केट। हम्म। अगर हम फंडामेंटली अगर इस एसेट एलोकेशन प्लान को रीबैलेंस करने की कोशिश करेंगे, हम्म। तो आप देखेंगे कि गोल्ड में से आपको, अगर गोल्ड का एलोकेशन 10 से 12% हो गया है, तो आप हम्म। 2% गोल्ड आपको बेचना है और इक्विटी में एलोकेशन बढ़ाना है। ये मैं प्योर रीबैलेंसिंग ऑफ एसेट एलोकेशन प्लान की बात कर रहा हूँ। अगर एक नया इन्वेस्टर, जो आपका सवाल था कि एक नया इन्वेस्टर अभी मैं मार्केट में आ रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो वेल, फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते। आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको अपना एसेट एलोकेशन प्लान बनाना है जिसमें प्रेशियस मेटल्स करीबन 10 से 15% की रेंज में होता है। उससे ज्यादा आप गोल्ड में या कोई भी प्रेशियस मेटल्स में आप नहीं इन्वेस्ट करते हैं एज अ थंब रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म। तो आप वही करेंगे जो जो हमने बात की कि आप एलोकेशन 10 to 15% का मैक्सिमम रखेंगे, हम्म। बाकी आपका इक्विटी एंड डेट में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब क्या है अभी रुंगटा जी, जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आते हैं, बहुत सारे लोग फोमो में आ गए हैं, उनको लगता है कि इस बड़ी रैली को हमने मिस कर दिया, गोल्ड की रैली को, सिल्वर की रैली को। अब फोमो में क्या हो रहा है कि अब वो, मतलब अभी ट्रेंड थोड़ा सा अचानक से शिफ्ट हुआ है। आमतौर पे लोग गोल्ड सिल्वर आराम से खरीदते थे, उनके दिमाग में इन्वेस्टमेंट तो होता था, लेकिन बहुत लंबा नज़रिया कि बेचेंगे नहीं। अब प्योरली इन्वेस्टमेंट, ये जब 50% और 70% तेज़ी वाली बात सुनते हैं इस साल की, तो लोगों को बड़ा लालच होता है, यार मैं तो मिस हो गया, मैं तो छूट गया इस रैली में। ऐसे लोग आना चाह रहे हैं इस मार्केट में, उस पर्पस से आना चाह रहे हैं, क्या ये थोड़ी इमोशनल बात हो जाएगी
ऐसी गलती ना करें, आप क्या सुझाव देंगे? सर्टेनली ऐसी गलती ना करें, क्योंकि अभी जो पास्ट में मान लीजिए आपको 50 या 60% मिला है, जरूरी नहीं है कि आगे जाते भी 50-60% मिले। हम्म। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि मार्केट या गोल्ड गिर जाएगा, हम्म। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको 50-60% यहाँ से रिटर्न मिलेगा। अब हम्म। इक्विटी ने मान लीजिए एक साल, पिछले एक साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है, और हम्म। अगले अभी आपने गोल्ड में पैसे लगा दिए, एक साल बाद अगर गोल्ड यहीं रहा या थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन हो गया और इक्विटी अगर 50% बढ़ गया, एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, ये हाँ, ऐसा सही बात। मैं कह नहीं रहा कि मार्केट पचास ये परसेंट हो ही बढ़ेगा। सकता, मतलब हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी। तो एक साल बाद आप फिर वो फोमो में आएंगे कि इक्विटी मार्केट ने मैंने मिस कर दिया 50%। तो ये वो कतार है, जो टिकट की लाइन होती है ना, आप एक लाइन में खड़े हैं, ठीक बात वो है। दूसरी लाइन बहुत तेजी से आगे बढ़ जाती है, फिर आप ये राइट। लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में आ जाते हैं, फिर देखते हैं कि ये वाली लाइन चलने लग गई। तो ये चलते रहेगा जब तक आप अपने एसेट एलोकेशन प्लान को मेंटेन नहीं करेंगे। तो राइट। ये कहते हैं ना कि जब तूफान आता है उसी में आपको संयम बना के रखना है, उसी में आपको कामनेस दिखानी है। बिल्कुल। तो अभी एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे गोल्ड इतनी तेजी से बढ़ा है कि लोगों की सोचने की ठीक क्षमता है। क्या है, थोड़ी क्लाउडेड हो गई है। वो राइट ये सर। देख रहे हैं कि भाई राइट। मुझे गोल्ड में ही पैसे लगाने हैं, तो वो नहीं हाँ। करना चाहिए। आप अपना स्थिर, अपनी बैलेंस बना के रखें, बिल्कुल। और काम माइंड से सोचें कि आगे आपको किस तरह से अपना ये पोर्टफोलियो बनाना है। ये बहुत ही लॉजिकल व्यू है और इसी के आधार पर काम भी करना चाहिए। आखिरी सवाल सर, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड ईटीएफ बेहतर या सिल्वर ईटीएफ बेहतर? तो मैं अगेन स्ट्रीट व्यू दूंगा। मुझे गोल्ड और सिल्वर की ट्रैकिंग मैं डायरेक्टली नहीं करता, लेकिन जितनी मैं जो बुलियन ट्रेडर्स से और जो मार्केट, जो कमोडिटीज को ट्रैक करते हैं, अगर उनके बीच में उनसे जो फीडबैक मिला उसके बारे में बात करूं, हम्म। तो क्लियर इमर्जेंस ये आ रहा है कि सिल्वर, अगर आप गोल्ड ठीक एंड है। सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो सिल्वर ज्यादा बेटर लग रहा है एट दिस राइट जंक्शन। सर। राइट। दिस इज प्योरली फीडबैक फ्रॉम पीपल हु आर इन द मार्केट, जो बुलियन मार्केट में है, ओके। जो कमोडिटीज ट्रैक करते हैं। चलिए, परफेक्ट। बहुत शुक्रिया रुंगटा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ईटीएफ पर इन डेप्थ व्यू हमारे ऑडियंस को देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका।